Sure, let's start. So let's continue from where we left in the last class. We discussed about the primary and secondary structure earlier, and I told you that primary structure is the sequence of amino acids in a polypeptide chain. और जब भी अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है जो बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो जब हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें आपने देखा होगा कि अमीनो एसिड सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए थे। इट्स द अनफोल्डेड फॉर्म of a protein. It just tells you about the order of amino acids in a polypeptide chain. फिर मैंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस किया था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया था is defined as the coiling of a polypeptide chain into an alpha helix and or a beta pleated sheet, which results due to which bonds? Hydrogen bonds between what? Between the NH and CO of peptide linkages. तो यहाँ पे जो हमने बनाए थे वो क्या बनाए थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए थे और वो किसके बीच में थे? Between it's important that you remember that these hydrogen bonds are between the NH and CO of peptide linkages of peptide linkages. बट इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर मैंने आर ग्रुप्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं दिखाया था। नोट किया लाइक कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर हो या सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो मैंने आर ग्रुप्स को यूज ही नहीं किया। लाइक यहाँ पे बेसिकली जब पेप्टाइड बॉन्ड्स बने तो जाहिर सी बात है आर ग्रुप तो इन्वॉल्व नहीं हुआ था ना यार। यहाँ पे आपने सिर्फ जो है वो एक अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप आपने यूज किया था और ये आर ग्रुप का पार्ट नहीं था। ये बेसिकली जो फिक्स पार्ट ऑफ द अमीनो एसिड होता है उसका पार्ट था ये कार्बोक्सिल और अमाइन ग्रुप। और यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी हमने कोई आर ग्रुप यूज़ नहीं किया था। हमने इंस्टेड सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स यूज़ किए। एक पेप्टाइड बॉन्ड का NH और दूसरे का CO, इस तरह बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए और सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गया। अब जो हम स्ट्रक्चर्स करेंगे ना टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उनके वो बनते किस तरह हैं वो स्ट्रक्चर्स जब आर ग्रुप्स के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं। लाइक तो नाउ इन टर्शियरी एंड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यू विल सी दैट बॉन्ड्स विल फॉर्म बिटवीन द आर ग्रुप्स और प्रोटीन जो है वो अपने आप को और फोल्ड करेगी। लाइक अब जो है वो बिफोर आई टेल यू अबाउट द टर्शियरी एंड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यू नीड टू नो अबाउट द बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स। तो मैं आपको जो है वो थोड़ा बहुत आर ग्रुप्स के बीच में जो बॉन्ड्स बन सकते हैं उनके बारे में डिटेल्स दूंगा। लाइक प्लीज रिमेंबर अब तक जो तुमने बॉन्ड्स देखे थे ना प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में उसमें कहीं आर ग्रुप इन्वॉल्व नहीं हुआ था। हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड्स देखे थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखे थे और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो थे वो किसके बीच में थे? पेप्टाइड लिंकेजेस के बीच में थे। नाउ लेट्स सी कि आर ग्रुप्स के बीच में कौन से बॉन्ड्स जो है वो पॉसिबल होते हैं। पहले मैं आपको सारे ना बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स जो जो पॉसिबल होते हैं वो बताऊंगा और फिर बताऊंगा किस तरह ये बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स जो है वो टर्शियरी और या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो यील्ड करते हैं। लाइक ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक एट द बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स। ऐसी बात है ये कौन से बॉन्ड्स होते हैं? दे डिपेंड अपॉन के जो आर ग्रुप्स है उसकी नेचर क्या है। याद है हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो मैंने सारे के सारे अमीनो एसिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, पोलर वाले, नॉन पोलर वाले और चार्ज्ड वाले। तो अब गौर से देखो यहाँ पे लेट्स से आपके पास एक अमीनो एसिड है, ठीक है ना, और उसका जो है वो लेट्स से यू हैव एन अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड बना रहा हूँ और उसका आर ग्रुप जो था वो लेट्स से पोलर था। क्या था? पोलर था। सो अज्यूम करो ये आपके पास अमीनो एसिड है पूरा, ये उसका फिक्स्ड पार्ट है और ये उसका मैंने पोलर आर ग्रुप शो किया है, P इज फॉर पोलर आर ग्रुप। और लेट्स से ये एक और अमीनो एसिड है और उसका भी बेसिकली है पोलर आर ग्रुप। ठीक है, तो जब दो अमीनो एसिड ऐसे फेस टू फेस आ जाते हैं जिनके आर ग्रुप्स पोलर होते हैं, क्या होते हैं? पोलर होते हैं, तो दे एंड अप फॉर्मिंग व्हाट वी कॉल एज hydrogen bonds. What do they end up forming? They end up forming what we call as hydrogen bonds. याद रखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड वो वाला जो हमने पीछे किया था ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ये वो नहीं है, वो हमने बनाया था बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये जो हम हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं ये किसके बीच में? बिटवीन द पोलर आर ग्रुप्स। बॉन्ड वही होता है, ऐसी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये, बट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स है। लाइक वहां पे जो था हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द NH एंड CO था ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस। यहाँ पे जो हम हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहे हैं दैट इज बिटवीन द पोलर आर ग्रुप्स, दैट इज बिटवीन द पोलर वॉट आर ग्रुप्स। तो अगर दो अमीनो एसिड्स फेस टू फेस आ जाएं इन सच अ वे कि उनके आर ग्रुप्स पोलर वाले जो हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हो, तो उनके बीच में क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। एंड द डॉटेड लाइन ओवर हियर इंडिकेट्स कि जाहिर सी बात है ये बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एक हो गया आपके पास बिटवीन द आर ग्रुप्स, एक बॉन्ड कौन सा हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं आपको दूसरे टाइप का बॉन्ड दिखाता हूँ और उसमें हम ये करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार, ये वाला हम लेते हैं और इसको यहाँ बना लेते हैं। बट दिस टाइम हम आर ग्रुप्स जो है ना वो डिफरेंट यूज करेंगे। सो लेट्स से दो अमीनो एसिड्स फेस टू फेस आ जाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में,
जिनके आर ग्रुप्स लेट्स से होते हैं नॉन पोलर। क्या होते हैं? नॉन पोलर। तो आपके पास लेट्स से दो अमीनो एसिड्स फेस टू फेस आ गए जिनके आर ग्रुप्स हैं नॉन पोलर, एनपी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास आ गए जो कि नॉन पोलर आर ग्रुप्स वाले। सो इफ टू अमीनो एसिड्स कम फेस टू फेस विद ईच अदर, जिनके आर ग्रुप्स नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर आर ग्रुप्स के बीच में भी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड हो जाती है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं, तुम्हारी नया नाम होगा, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। नाम तुमने पहले भी सुना हुआ है, मैंने तुम्हें बताया था, बट ये बॉन्ड तुम्हारे लिए नया है बिल्कुल। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। तो प्लीज रिमेंबर, इफ टू अमीनो एसिड्स कम फेस टू फेस विद ईच अदर इन सच अ वे कि उनके आर ग्रुप्स पोलर वाले हों, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बिटवीन द आर ग्रुप। अगर आर ग्रुप नॉन पोलर वाले हों तो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन बनेगी बिटवीन द आर ग्रुप्स। एंड लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन भी क्या होती है? वीक होती है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। फिर अगर दो आर ग्रुप्स ऐसे, दो क्या नाम है, अमीनो एसिड ऐसे फेस टू फेस आ जाए जिनके आर ग्रुप्स लेट्स से ऑपोजिटली चार्ज हो, तो इसी को मैं अभी दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जिनके आर ग्रुप्स क्या हो? ऑपोजिटली चार्ज हो। तो ऑपोजिटली चार्ज होंगे तो किस तरह के दिखेंगे? एक मिनट में अंदर जो है वो चार्जेस अब डाल देता हूँ। तो लेट्स से ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप था, और लेट्स से ये पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप था। लेट्स से ये नेगेटिवली चार्ज था और ये पॉजिटिवली चार्ज था। तो फिर इनके बीच में, ऐसी बात है, ऑपोजिटली चार्ज नहीं आर ग्रुप्स, तो इनके बीच में फिर आपके पास जो इंटरेक्शन बनती है ना, जो बॉन्ड्स बनते हैं, वो बनते हैं आयनिक बॉन्ड्स। तो क्या बनते हैं? आयनिक बॉन्ड्स। और आपने ये पहले सुना हुआ है, बट मैं चाहता हूँ एक चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखो। तुम गौर से देखो, मैंने ये वाला बॉन्ड भी डॉटेड क्या नाम है, लाइन से दिखाया है, नजर आ रहा है लाइक। तो इसका मतलब ये नहीं है वो वाला स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड नहीं है जो आप देखते हैं बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड। इट्स अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपोजिटली चार्ज आर ग्रुप्स के बीच में, इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड नाम दिया जाता है। बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये क्या होता है? वीक इंटरेक्शन होता है। लाइक अब तक ये तीनों बॉन्ड्स जो तुमने पढ़े ना, लाइक बिटवीन द आर ग्रुप्स, तीनों के तीनों क्या है? वीक बॉन्ड्स होते हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स उस वक्त बनते हैं बिटवीन द आर ग्रुप्स जब पोलर आर ग्रुप्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन उस वक्त बनती है बिटवीन द आर ग्रुप्स जब नॉन पोलर आर ग्रुप्स होते हैं। एंड आयनिक बॉन्ड उस वक्त बनता है बिटवीन द आर ग्रुप्स जब वो ऑपोजिटली चार्ज होते हैं। लाइक ये हो गए तीन किस्म की इंटरेक्शन। चौथी किस्म की इंटरेक्शन जो लास्ट इंटरेक्शन है, जो आर ग्रुप्स के बीच में हो सकती है, उसके लिए एक खास अमीनो एसिड चाहिए होता है, और वो अमीनो एसिड होता है सिस्टीन। याद है मैंने कहा था सिस्टीन का स्ट्रक्चर आपने याद करना है। लाइक तो उसकी वजह ये थी जो अभी हम कर रहे हैं, लाइक वो इसकी वजह थी क्यों आपको बोला जाता है कि आप सिस्टीन का स्ट्रक्चर जो है वो याद करें। लाइक तो प्लीज रिमेंबर, जब दो अमीनो एसिड, सिस्टीन अमीनो एसिड्स फेस टू फेस आ जाते हैं, तो मैं एक मिनट में बना के दिखा देता हूँ। लेट्स से ये एक सिस्टीन अमीनो एसिड था। सिस्टीन अमीनो एसिड का जो वो था ना आर ग्रुप, वो था CH2SH, अगर तुम्हें याद हो। लाइक दिस वाज द आर ग्रुप ऑफ सिस्टीन। मैंने कहा था ये आपको याद करना है, तो आपको ये याद करके जाना होगा, तो आप प्लीज इसको याद करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से दो सिस्टीन अमीनो एसिड्स फेस टू फेस आ गए। क्या आ गए? फेस टू फेस आ गए विद ईच अदर। लाइक यहाँ पे भी आपके पास जो है वो CH2 और SH नजर आ रहा है, ठीक है। ये दो सिस्टीन अमीनो एसिड्स हैं जो कि आ गए हैं फेस टू फेस। जगह मैं थोड़ी क्रिएट कर लेता हूँ यार यहाँ पे। तो ये आपके पास आ गए भी दो सिस्टीन अमीनो एसिड्स फेस टू फेस, ठीक है। जब भी दो सिस्टीन अमीनो एसिड्स फेस टू फेस आते हैं ना यार, अब ये कोई वो नहीं है, कोई कैटेगरी अमीनो एसिड की नहीं मैंने लिखी, मैंने एक्चुअली एक अमीनो एसिड लिखा है, सिस्टीन एंड सिस्टीन, ठीक है ना। ये दो अमीनो एसिड्स हैं जो कि फेस टू फेस आ गए। व्हेन दे कम फेस टू फेस, तो होता ही है कि इन दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, और वो इस तरह बनता है कि गौर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कि यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। आप दो हाइड्रोजन एटम्स निकाल देते हो, और जब ये दो हाइड्रोजन एटम्स निकलते हैं तो जस्ट सी व्हाट हैपेंस। मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लूँ, ठीक है, और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल लो। बाय द वे जो SH था इसका मैंने आपको नाम भी बताया था, इसको सल्फर हाइड्रिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा आप प्लीज़ रिकॉर्डिंग गो थ्रू कीजिएगा, आपको याद आ जाएगा सल्फर हाइड्रिल ग्रुप। मैं सल्फर भी एक मिनट हटा रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ। तो मैंने दो हाइड्रोजन निकाल दिए, और दो हाइड्रोजन जब निकाल दिए तो एक सल्फर यहाँ रह गया, एक सल्फर यहाँ रह गया ना। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, तो मैं इसलिए सॉलिड लाइन से इसको दिखा रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, जो चौथा बॉन्ड है बिटवीन द आर ग्रुप, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। व्हाट डू यू कॉल दिस? कॉल दिस एज द डाइसल्फाइड
bond, and this only forms when cysteine amino acids come face to face with each other. ये जो मैं बोल रहा हूँ ना face to face with each other, तुम फिक्र नहीं करो, आगे जाके अभी मैं tertiary structure तुम्हारे साथ करूँगा ना, तो मैं ये face to face का मतलब भी समझ में आ जाएगा. So please remember, these are the four possible bonds that can form between the R groups. अब जो एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड में इन चारों में से कौन से बनेंगे, दैट डिपेंड्स कि उसके पास कौन कौन से अमीनो एसिड्स अवेलेबल हैं. अगर उसके पास पोलर और नॉन पोलर दोनों अमीनो एसिड्स होंगे तो ये दोनों बन जाएंगे. सिस्टीन वाले भी अगर होंगे तो ये भी बन जाएगा. इलेक्ट्रिकली चार्ज वाले भी होंगे तो ये भी बन जाएगा. सो इट डिपेंड्स कि एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन कौन से टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, कि वो इनमें से कौन कौन से बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स बना सकता है. लाइक ऐसा नहीं है सारी पॉलीपेप्टाइड्स ये चारों के चारों बॉन्ड्स बनाती हैं बिटवीन द आर ग्रुप्स. दिस हैज टू बी determined by what? By the amino acids that make up that particular polypeptide chain. So please remember, जब आप देखते हैं R groups को, अगर दो polar R groups face to face आ जाएंगे, हाइड्रोजन bonds. दो नॉन पोलर R groups face to face आ जाएंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. दो ऑपोजिटली चार्ज R groups face to face आ जाएंगे, आयनिक बॉन्ड. और अगर दो सिस्टीन अमीनो एसिड्स फेस टू फेस आ जाएंगे तो आप क्या बनाओगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड. इन चारों बॉन्ड्स में से सिर्फ एक बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बिटवीन द आर ग्रुप्स. बाकी तीनों जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं? वीक बॉन्ड्स होते हैं. क्या होते हैं? वीक बॉन्ड्स होते हैं. लाइक तो मैं ये चारों बॉन्ड यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, लाइक यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए, ताकि एक दफ़ा तुम इनको याद कर लो. सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द पोलर आर ग्रुप्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस between non-polar R groups, ionic bonds between oppositely charged R groups, and disulfide bonds between cysteine amino acids. और प्लीज याद रखना, इनमें से ज़्यादातर जो है वो वीक बॉन्ड्स हैं. सिर्फ ये जो डाइसल्फाइड वाला है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. लाइक तो मैंने जो बाकी तीन मैंने लिखे हैं ना, इनकी भी की बना देता हूँ. ये जो पोलर है वो मैंने यूँ लिखा था ना, पी, तो एक मैं लिख देता हूँ, एक की बना देता हूँ. बाद में जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता हो ये पी क्या है, एन पी क्या है. पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, तो ये की एक मैं बस मैं लिख देता हूँ. तो ये हो गए पोलर आर ग्रुप्स. दीज आर पोलर आर ग्रुप. ठीक है, दीज आर नॉन पोलर आर ग्रुप्स, आर ग्रुप, एंड चार्ज्ड आर ग्रुप्स, आर ग्रुप. ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आगे समराइज की है. लेट्स गो थ्रू दैट फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टुवर्ड्स द टर्शियरी एंड द quaternary structure. ठीक है, so amino acids are classified into three categories based on the type of R groups they possess: polar, non-polar, electrically charged. And याद रखना इनकी synonymous terms. पोलर को आप और भी क्या बोल सकते हो? सॉल्युबल, या क्या बोल सकते हो? हाइड्रोफिलिक. नॉन पोलर को क्या बोलोगे? सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, या हाइड्रोफोबिक. लाइक और यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज भी क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं. बॉन्ड्स बिटवीन आर ग्रुप्स ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड्स में फॉर्म इनवर्ड इन पॉलीपेप्टाइड चेन. These bonds are of four types. हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए between the polar R groups, hydrophobic interactions होगी between the non-polar R groups, ionic bonds हो गए between what? Between the oppositely charged R groups, जो मैंने आपको सारे पीछे दिखाया. और तो चौथा जो था वो क्या था? डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया between the SH groups of opposite cysteine amino acid. लाइक तो ये cysteine amino acids थे आपके पास दो, इनका जो SH और SH था ना, उसमें से H दोनों निकल गए और आपके पास दो सल्फर के बीच में बॉन्ड बन गए, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड. क्या बोलते हैं इसको? डाइसल्फाइड बॉन्ड. दो सल्फर एटम्स के बीच में बन रहा होता है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड बोला जाता है. डाइसल्फाइड bonds are the only strong bonds amongst the four mentioned above: hydrogen bonds, hydrophobic interactions, ionic bonds. जब भी तो आप इन तीनों को डॉटेड दिखा दो, they are what? They are weak bonds. So just to list them over here, जो weak bonds है वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन bonds, hydrophobic interactions, hydrophobic interactions, एंड तीसरा कौन सा आपके पास? आयोनिक बॉन्ड्स. और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो एक ही है बस बिटवीन द आर ग्रुप, एंड दोज आर व्हिच वंस? दोज आर द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. ये इतनी आसानी से टूटते नहीं है,
बहुत ही रोबस्ट किस्म के बॉन्ड्स होते हैं। लाइक विल नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स द टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब गौर से देखो यार, हमने अब तक बना लिया प्राइमरी और सेकेंडरी। टर्शियरी स्ट्रक्चर में अब जो है ना वो प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, अब वो फाइनली अपने आप को फोल्ड करके ना एक यूनिक 3 डायमेंशनल शेप बनाएगी। क्या बनाएगी? एक यूनिक 3 डायमेंशनल शेप बनाएगी। लेट्स से मैं ऐसे यहाँ पे ना वो 3 डायमेंशनल शेप बनाता हूँ। लेट्स से इस तरह का ना वो आपके पास एक यूनिक 3 डायमेंशनल शेप आ जाएगा। और इसी के अंदर जो है वो मैंने यहाँ दिखाई नहीं है, अल्फा हीलिसेस भी आपको नजर आ रहे होंगे, बीटा प्लीटेड शीट भी नजर आ रही होगी। तो ये जो रेगुलर 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होती है ना ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स। और इस रेगुलर 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन को ड्यू टू बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अगर मैं वो बॉन्ड्स देख रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बॉन्ड नजर आ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ बॉन्ड नजर आ रहा होगा, यहाँ बॉन्ड नजर आ रहा होगा। लेट्स से एक बॉन्ड मुझे जो है वो यहाँ नजर आ रहा है, यू करके, एक मिनट जगह थोड़ी सी मिल जाए। एक लेट्स से मुझे यूं बॉन्ड नजर आ रहा है, यहाँ बॉन्ड नजर आ रहा होगा। ये सारे वो बॉन्ड्स होंगे जो बिटवीन द आर ग्रुप्स आपको नजर आ रहे होंगे। हो सकता है इनमें से कुछ आयनिक बॉन्ड्स हो सकता है कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो, कुछ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो, कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो। तो ये जो बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स बनते हैं ना, लाइक विच आर फेस टू फेस विद ईच अदर, ये जो पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ अमीनो एसिड। लाइक तो यहाँ पे एक अमीनो एसिड होगा, उसका जो आर ग्रुप होगा वो इस वाले अमीनो एसिड के आर ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। लेट्स से अगर वो दोनों आर ग्रुप्स पोलर होंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अगर नॉन पोलर होंगे तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बन जाएगा। अगर जो ऑपोजिटली चार्ज होंगे तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अगर दो सिस्टीन आ जाएंगे फेस टू फेस तो डाइसल्फाइड बन जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। हो सकता है यहाँ एक सिस्टीन हो और यहाँ भी क्या हो, एक सिस्टीन हो और उन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिया हो। तो ये जो रेगुलर 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होती है, क्या होती है? रेगुलर 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होती है ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन due to what? Due to all of these bonds between the R groups, one or more of these bonds between the R groups, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप कोई पॉलीपेप्टाइड देखें तो चारों किस्म के जो बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स होते हैं वो आपको नजर आए। हो सकता है उन चार में से कोई दो नजर आ रहे हो, एक नजर आ रहा हो, तीन नजर आ रहे हो, चारों के चारों नजर आ रहे हो। सारी पॉसिबिलिटीज होती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पॉलीपेप्टाइड में कौन कौन से टाइप ऑफ अमीनो एसिड अवेलेबल है। और फॉर एग्जाम्पल एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें सिस्टीन ही नहीं है तो डाइसल्फाइड तो नहीं आएगा ना यार। या उसके बाद लेट्स से नॉन पोलर वाले अमीनो एसिड्स ही नहीं है, लेट्स अज्यूम ऐसे सिनारियो दे रहा हूँ। तो अगर नॉन पोलर वाले अमीनो एसिड्स नहीं है तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनेगी नहीं। लाइक सो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप इस डेफिनेशन को मेरे साथ ना रिपीट कीजिएगा आप मेरे साथ। तो आज मैं धीमी आवाज़ में रिपीट करूँगा, आप भी रिपीट कीजिएगा वहाँ बैठ के, जहाँ भी आप बैठे हुए आप भी रिपीट कीजिएगा। आज इतनी जान नहीं है मेरे में कि मैं आपके साथ में बार बार बोलूँ, तो आप रिपीट कीजिएगा जब मैं लिख रहा हूँ, सही है? सो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है? इट्स डिफाइंड एज द regular three-dimensional regular three-dimensional folding of a polypeptide chain of a polypeptide chain of a polypeptide chain due to hydrogen bonds, hydrophobic interactions, hydrophobic interactions, ionic bonds, and or disulfide bonds, between the R groups of amino acids, between the R groups of amino acids, between the R groups of अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे गौर से सुनना। जब एग्जाम में आएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें तो आप इसी तरह डिस्क्राइब करेंगे, सही है? So is defined as the regular three-dimensional folding of a polypeptide chain due to hydrogen bonds, hydrophobic interactions, ionic bonds and or, यानी कि हो सकता है ये जो चार किस्म के बॉन्ड्स हैं ये चारों के चारों हो सकता है इन चार में से कोई एक हो सकता है इन चार में से कोई दो हो, तीन हो, सारी पॉसिबिलिटीज होती है। Due to hydrogen bonds, hydrophobic interactions, ionic bonds and or disulfide bonds between the R groups of amino acids. मैं क्यों ये बार बार बोल रहा हूँ कि हो सकता है इनमें से एक या एक से ज़्यादा कोई बॉन्ड हो बिटवीन द R group, बिकॉज एमसीक्यू में ना अक्सर ये नॉलेज चेक कर लेते हैं। लाइक तो आप लोग अक्सर ये समझते हो कि भाई ये चारों के चारों होंगे
बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स तब टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। ऐसा नहीं है, जब भी बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स बनते हैं ना लाइक यार, टर्शियरी स्ट्रक्चर आ जाता है आपके पास। याद रखो प्राइमरी और सेकेंडरी में आर ग्रुप्स तो हमने इन्वॉल्व ही नहीं किए थे। तो जब आर ग्रुप्स अपने बीच में बॉन्ड बनाते हैं ना लाइक, तो इस तरह की एक रेगुलर 3D आपके पास जो है वो यूनिक शेप ऑफ द प्रोटीन आ जाता है लाइक, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं लाइक। तो अपने ज़हन में रखो टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत आसान स्ट्रक्चर होता है। जब आप जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हो, इज डिफाइंड एज द रेगुलर 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ionic bonds and or disulfide bonds between the R groups of अमीनो एसिड्स। ठीक है, और याद रखना ये फर्स्ट टाइम है कि तुम बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स देख रहे हो। अब तक तुमने बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स देखे ही नहीं थे लाइक। एंड बाय द वे, मैं तुम्हें एक थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ जो तुमने चीज़ ओ लेवल्स में पढ़ी हो, ताकि तुम्हें थोड़ा सा ये 3 डायमेंशनल, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ यूनिक 3 डायमेंशनल शेप एंड ब्ला ब्ला, आपको थोड़ा सा ओ लेवल में आपने एक चीज़ पढ़ी है जो इससे लिंक्ड है लाइक, अगर आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया होगा वो आपको अब इंशाल्लाह जो है वो समझ में आ जाएगा। कि आप जो पढ़ते थे ना, एंजाइम्स हैव एन एक्टिव साइट, याद है आप ये पढ़ते थे, और फिर आप बोलते थे द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। तो आपके ख्याल में वो शेप कैसे बनता होगा? वो इस तरह बनता है लाइक, कि आपके पास एंजाइम्स जो होते हैं वो अपने आप को इस तरह प्रॉपरली फोल्ड करते हैं, और जब वो फोल्ड करते हैं तो एक पार्ट जो एंजाइम का होता है उसका एक यूनिक सा शेप बन जाता है, जिसका वो जो शेप होता है वो सबस्ट्रेट के शेप से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो एंजाइम्स जो होते हैं देयर आर क्लासिक एग्जांपल ऑफ क्या नाम है, प्रोटीन्स दैट हैव अ टर्शियरी स्ट्रक्चर लाइक। सही है, सो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो अगर हम पूछे ना कौन से ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स का टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, तो आप आंख बंद करके क्या बोल सकते हैं, ऑल एंजाइम्स हैव अ टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्या, कौन से प्रोटीन? ऑल एंजाइम्स हैव व्हाट, ऑल एंजाइम, बल्कि ऊपर स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, ऑल एंजाइम्स हैव अ टर्शियरी स्ट्रक्चर, ऑल एंजाइम्स हैव व्हाट, दे हैव अ टर्शियरी स्ट्रक्चर। और जब भी तो वो अपना उनका शेप ऑफ द एक्टिव साइट आपको नजर आता है लाइक, विच मेक्स देम स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। अगर ये बॉन्ड्स टूट जाए ना एंजाइम के अंदर, ये जो वीक वाले बॉन्ड हैं खासतौर पर, डाइसल्फाइड तो बहुत मुश्किल से टूटते हैं, पर अगर आप ये वाले बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स तोड़ दो ना, तो एंजाइम अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर लूज कर देता है, और उसका शेप ऑफ द एक्टिव साइट लूज हो जाता है। और अब आपको याद आ रहा होगा, आपने जब पढ़ा था हाई टेम्परेचर में एंजाइम्स गेट डीनेचर्ड, तो वो ये चीज़ होती थी भाई, हाई टेम्परेचर पे ना ये वाले बॉन्ड्स टूट जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड्स विच आर मेंटेनिंग द टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये टूट जाते हैं लाइक, एंड व्हेन दे ब्रेक, एंजाइम्स का जो 3D शेप है वो लूज हो जाता है। इमेजिन करो ये जो फोल्डिंग हुई हुई है, ये फोल्डिंग अनफोल्ड हो जाए लाइक, तो जो शेप ऑफ द एक्टिव साइट होगा वो भी खत्म हो जाएगा लाइक, और एंजाइम फिर काम नहीं कर सकेंगे। ये वो कॉन्सेप्ट था लाइक, जो भी आप बेसिकली जिसकी एप्लीकेशन देख रहे हो, ये हम बहुत डिटेल में करेंगे, फिक्र नहीं करो। हाँ ऐसी बात है, इसके बाद जो चैप्टर है वो एंजाइम्स का ही चैप्टर है, तो आप उसमें ये बहुत डिटेल में पढ़ोगे लाइक एंजाइम्स और कौन से फैक्टर्स एंजाइम को अफेक्ट करते हैं और क्यों करते हैं लाइक, ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे। सो आई होप यू गाइस आर क्लियर ऑन व्हाट अ टर्शियरी स्ट्रक्चर इज। अगेन, इट्स द रेगुलर 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन due to hydrogen bonds, hydrophobic interactions, ionic bonds, and or what, and or the disulfide bonds between the arms of amino acids। तो ये आपको शो किया भाई, ये 3 डायमेंशनल फोल्डिंग है जो आपको नजर आ रही है लाइक, और आपको यहाँ पे ना चारों किस्म के बॉन्ड्स दिखाए हुए हैं, जो ही नहीं कि चारों के चारों हर पॉलीपेप्टाइड में हो, ये एक पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है। आपको आयनिक बॉन्ड भी नजर आ रहा है, डाइसल्फाइड ब्रिज भी नजर आ रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं इसको, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी नजर आ रहे हैं। यू कैन सी ऑल ऑफ दीज बिटवीन व्हाट, बिटवीन दीज फेसिंग अमीनो एसिड। ये वाला अमीनो एसिड इसके साथ बना रहा है, इस वाले अमीनो एसिड के आर ग्रुप के साथ, ये एक सिस्टीन यहाँ पे होगा, एक सिस्टीन यहाँ पे होगा, उनके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज बन गया आपके पास। ये देख लो नॉन पोलर आर ग्रुप से इनके बीच में हाइड्रोफोबिक। बाय द वे नॉन पोलर का सिनोनिम आपको मैंने बताया था ना, नॉन पोलर के सिनोनिम्स इनसॉल्युबल एंड क्या नाम है, हाइड्रोफोबिक। तो बेसिकली एक हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप है, ये एक हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप है, उनके बीच में इंटरेक्शन को इसलिए क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोलते हैं। ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया बिटवीन व्हाट, बिटवीन द polar argon we have, ठीक है। So tertiary structure refers to the regular 3 dimensional folding of a polypeptide chain due to the hydrogen bond, hydrophobic interactions, ionic bonds, and or disulfide bonds between the R groups of neighboring amino acids. Enzymes generally have what? They have a tertiary level. All enzymes have what? A tertiary level of organization minimum. Like हो सकता है कुछ एंजाइम का quaternary भी हो like, but हर एंजाइम में tertiary जरूर होगा like,
क्वाटरनरी कब आएगा मैं आपको बताता हूँ, अभी हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी फॉरवर्ड for the bonds between the R groups that you see. So this is the first time you are seeing bonds between the R groups. Primary and secondary structure did not involve bonds between the R groups. It's not necessary to have all the four bonds. बहुत important point है. It's not necessary to have all the four bonds between the R groups to get the tertiary structure. A polypeptide with a tertiary structure may have one or more of these bonds. May have what? May have one or more of these bonds. ये please अपने से रखना है भाई, ठीक है? What determines the types of sorry what determines the types of bonds between the R groups in a tertiary polypeptide? जाहिर सी बात है the types of amino acids. अगर आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड है, उसके पास लेट्स से सिस्टीन ही नहीं है, जब मैं भी आपको पीछे बता रहा था, तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेट्स से उसके पास पोलर आर ग्रुप्स नहीं है, तो आप वो हाइड्रोजन बॉन्ड शायद एक्सपेक्ट नहीं करोगे। अगर नॉन पोलर आर ग्रुप्स नहीं है, उसके बाद अमीनो एसिड ही नहीं है विद नॉन पोलर आर ग्रुप्स, तो फिर आप हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो प्लीज रिमेंबर लाइक जो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं ना एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, वो डिटरमिन करते हैं कि भाई कौन कौन से बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स पॉसिबल होंगे। और जैसे ही बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स बनते हैं ना, तो एक जो पॉलीपेप्टाइड होती है वो एक पर्टिकुलर थ्री डायमेंशनल शेप में अपने आप को ढालना शुरू कर देती है। लाइक उस थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग को जो आप बोलते हो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हो, राइट? ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग जो आपके पास आती है of a polypeptide chain due to all of these bonds between the R groups, all or some of these bonds between the R groups, उसको हम बेसिकली टर्शियरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। अब हम आते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, और बहुत सिंपल होता है। आपने अब मेन काम कर लिए। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज लाइक मतलब कि बहुत छोटी सी चीज़ है, आपने जो है वो मेन चीज़ें अब कर ली। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है बस जो मेन आप करो। क्वाटरनरी में मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली क्या होता है और कब होता है। लाइक हर प्रोटीन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या नाम है उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या। गौर से देखो यार, लेट्स से आपके पास ये थी एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, और लेट्स से आपके पास ये एक और पॉलीपेप्टाइड चेन थी। तो ये दो है पॉलीपेप्टाइड चेन, इनका अपना अपना ना ये फोल्डिंग हुई है, इनका अपना अपना एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है। ये इसको मैंने एक रेगुलर आपको नजर आया ना प्रॉपर फोल्डिंग की हुई है, इसकी भी फोल्डिंग की हुई है। लाइक तो इमेजिन करो ये भी टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये भी टर्शियरी स्ट्रक्चर है, और ये एक ऐसी है मैं एक ऐसी प्रोटीन की बात कर रहा हूँ जिसमें लेट्स से दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी, एक ये वाली थी और एक ये वाली थी। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आपने इंसुलिन पढ़ा है ना प्रोटीन, इंसुलिन जो एक प्रोटीन है वो ऐसा प्रोटीन है जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, वो आपस में लिंक्ड होती है। लाइक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सिर्फ उसी वक्त होता है जब एक पर्टिकुलर प्रोटीन में दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो। तो मैंने आपको याद है जब लेक्चर स्टार्ट ये सेक्शन स्टार्ट किया था प्रोटीन्स का, तो मैंने आपको कहा था आई ऑल्सो टेल यू द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टर्म प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड। तो वो डिस्टिंक्शन बहुत छोटी सी होती है, बहुत सिंपल सी होती है, वो ये होती है एक प्रोटीन फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोटीन बताता हूँ। एक प्रोटीन ऐसी होती है जिसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और उसकी एक क्लासिक एग्जांपल होती है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट हैज ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। फिर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। वन क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट इज इंसुलिन। लेट्स से ये आपके पास इंसुलिन प्रोटीन है, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। फिर एक और प्रोटीन जो आपकी ओ लेवल्स में आई थिंक फेवरेट प्रोटीन होती थी which was हीमोग्लोबिन, वो मैं आपको बताता हूँ। ये लेट्स से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हीमोग्लोबिन के अंदर चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ये दो हो गई, और लेट्स से ये आपके पास दो आ गई, ये चार पॉलीपेप्टाइड चेन आपके पास आ गई, तो ये आपके पास हीमोग्लोबिन हो गया। नाउ यू कैन सी ये तीनों की दोनों प्रोटीन्स कहलाती हैं। ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। दिस इज अ प्रोटीन विथ वन पॉलीपेप्टाइड चेन, this is a protein with two polypeptide chains, and this is a protein with four polypeptide chains. ये थोड़ा सा subtle difference होता है between a protein and a polypeptide. So you can say a protein may have one or more than one polypeptide chain. आप किस तरह बोलते हो उसको? आप बोलते हो a protein may have one or more than one polypeptide chain. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a protein may have, a protein may have, may have इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है अभी तो बता रहा हूँ। may have one or more than one पॉलीपेप्टाइड चेन। अब अगर तुम सोच रहे हो ये जो मोर देन वन वाली प्रोटीन्स हैं, क्या ये पॉलीपेप्टाइड चेन सिमिलर होती हैं, डिफरेंट होती हैं? दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, कभी कभी डिफरेंट भी होती हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे ये चार हैं, दो ये वाली सेम है, दो ये वाली सेम है, जबकि मैंने कलर कोडिंग की हुई है। लाइक
तो ये फोल्डिंग ऐसे लग रहा है अलग अलग है, बट ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो आपके पास ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, जिनमें से 2 एक टाइप की हैं और 2 दूसरे टाइप की हैं। यहाँ पे 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, दोनों अलग अलग आपको नजर आ रही है यार। यहाँ पे एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो इसको दोबारा आप इस तरह बोलो कि पहले तो अपने जहन में ऊपर वाली स्टेटमेंट में उठाओ, जब आप टर्म यूज करते हो प्रोटीन, तो हो सकता है प्रोटीन में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकता है एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो। मैंने फिर यहाँ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिखे ताकि तुम रिलेट कर सको। मायोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन, बाय द वे ये मसल में होती है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन जिसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इंसुलिन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। हीमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो इसलिए मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है ताकि आपको प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड के बीच में थोड़ा सा जो फर्क होता है वो क्लियर हो, कि जब आप प्रोटीन बोलते हो तो अ प्रोटीन कैन हैव जस्ट वन पॉलीपेप्टाइड चेन, and a protein can also have what more than one peptide chain। वो जो more than one है वो 2 हो, 3 हो, 4 हो सकता है वो सारी की सारी डिफरेंट हो सकता है उनमें से कुछ सेम हो कुछ डिफरेंट हो, सारी पॉसिबिलिटीज होती है लाइक। अब मैंने आपको ये चीज क्यों बताई है यहाँ पे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में, बिकॉज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर सिर्फ उन प्रोटीन्स का पॉसिबल होता है जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स हो। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ये वाली प्रोटीन नहीं ले सकती। Those proteins that have only one polypeptide chain, they cannot have a quaternary structure। Only those proteins that have more than one polypeptide chains, they can attain a quaternary structure। So अगर मैं आपसे पूछूंगा इन तीनों में से कौन सी quaternary structure attain कर सकती है, so please remember quaternary structure आपके पास इस प्रोटीन का होगा। इंसुलिन कैन अटेन व्हाट, कैन अटेन अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, इसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा। एंड आपके पास हीमोग्लोबिन जो है वो उसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज ये दोनों वो प्रोटीन्स हैं जिनके पास क्या है एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है। सो प्लीज रिमेंबर ओनली दोज प्रोटीन, जब भी हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर सबसे एंड में करते हैं, बिकॉज देखो यार एक पॉलीपेप्टाइड चेन तो सभी प्रोटीन में होगी ना यार, कुछ प्रोटीन्स होंगे फिर जिनमें एक से ज्यादा होगी, लाइक जिनके पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो अटेन करते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। सो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है दैट इज अटेन व्हेन यू हैव 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब सवाल ही पैदा होता है भाई तो वो जुड़ती कैसे है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कैसे जुड़ती है, तो बहुत सिंपल है। वही जो तुमने अभी बॉन्ड्स पढ़े थे ना बिटवीन द आर ग्रुप्स, वही बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स ऑफ नेबरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स अब बन जाएंगे। लाइक ये जो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, इनके जो आर ग्रुप्स होंगे ना अमीनो एसिड्स के, वो आपस में उन्हीं 4 बॉन्ड से इंटरेक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना देंगे। लाइक तो प्लीज रिमेंबर दैट आप इसलिए क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को डिफाइन किस तरह करते हो, आप डिफाइन करते हो व्हेन two or more polypeptide chains, two or more polypeptide chains associate via hydrogen bonds, hydrophobic interactions, hydrophobic interactions, ionic bonds, and or disulfide bonds between the R groups of amino acids in neighboring polypeptide chains। गौर से देखो यार, पहले हमने जब टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाया था ना तो हमने आर ग्रुप्स विद इन द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन थे। अब मैं बना रहा हूँ ये बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स ऑफ व्हाट, ऑफ नेबरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। लाइक तो ये फर्क हो गया यहाँ पे। सो टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स एसोसिएट वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, आयनिक बॉन्ड्स एंड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स between the R groups of amino acids in neighboring polypeptide chains, polypeptide chains to form a quaternary structure, तो प्लीज याद रखना क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर सिर्फ उस वक्त आएगा जब आप एक ऐसी प्रोटीन की बात कर रहे हो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो। इफ यू हैव अ प्रोटीन लाइक मायोग्लोबिन दैट ओनली हैज वन पॉलीपेप्टाइड चेन,
प्लीज रिमेंबर दैट कुछ ऐसी प्रोटीन्स में क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर नहीं होगा। बट इफ यू हैव अ प्रोटीन सच एज इंसुलिन दैट हैज टू पॉलीपेप्टाइड चेन, मैंने जानबूझ के ये वाली नाम आपको बताया बिकॉज ये नाम आपने सुने होते हैं ना यार। मायोग्लोबिन आई एम नॉट श्योर अगर आपने सुना या नहीं सुना है, तो नहीं भी सुना तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंसुलिन जो है वो एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। लाइक ये दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली क्या होता है, quaternary structure होता है। So please remember when you have a protein with 2 or more than 2 polypeptide chain और वो polypeptide chains आपस में interact करें via these bonds between the R groups, one or more of these bonds, यहाँ पे भी चारों के चारों होना जरूरी नहीं है, चारों में से एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो आपके पास फिर जो ओवरऑल प्रोटीन आती है उसको हम क्या, वो स्ट्रक्चर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो बस इतना सा डिफरेंस होता है। लाइक तो अपने जहन में इसको रखो इस तरह कि भाई कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स द बॉन्ड्स बिटवीन द आर ग्रुप्स बनते हैं तब आता है। समझ में आ गया। लाइक अब तुम जब ये याद करोगे बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो कॉमन सेंस है कम से कम 2 तो होंगी ना, वरना कैसे आप बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन बनाओगे। तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी आपके पास प्रोटीन हो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो, तो उनके आर ग्रुप्स के बीच में बॉन्ड्स बनेंगे और आप क्या बना लेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेंगे। और क्लासिक जो हम तुम एग्जांपल है ना उसकी, वो ये 2 याद कर लो, इंसुलिन एंड हीमोग्लोबिन, दे हैव व्हाट, दे हैव अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और मैं क्यों तुम्हें जानबूझ के ये 2 बोल रहा हूँ, बिकॉज ये 2 के नाम तो तुमने याद किए मैंने यार, तो आपको जो है वो इनको रिलेट करना बहुत आसानी होगा। और एक जो मैंने आपको प्रोटीन की एग्जाम्पल बताई है मायोग्लोबिन, दैट हैज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं उनके पास एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। लाइक तो दे विल आल्सो गिव यू व्हाट, वी आल्सो गिव यू अ टर्शियरी स्ट्रक्चर। लाइक ठीक है, तो अपने जहन में रखो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर इसलिए जो है वो बेसिकली दोनों मिलते जुलते होते हैं। फर्क ये होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो लाइक विद इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन में जो बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन द आर ग्रुप्स उसकी वजह से आता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सिर्फ उन प्रोटीन्स में होता है जिनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और मैं चाहता हूँ आपको ये पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो भी बहुत क्लियर हो। A protein may have one or more than one पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ में आ गई। लाइक तो आपके पास वो प्रोटीन है जिनके पास एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, वो टर्शी से बियॉन्ड नहीं स्ट्रक्चर बना सकते। लाइक और वो प्रोटीन जिनमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो टर्शी के बियॉन्ड अपना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, so the terms protein and polypeptide are generally considered synonymous though they aren't. A protein may have one polypeptide chain or more than one polypeptide chain. For example, hemoglobin is a protein with 4 polypeptide chains. Myoglobin is a protein with 1 polypeptide chain. Insulin is a protein with what? With 2 polypeptide chains. This is just to give you examples of common proteins जिनके नाम तुम लोगों ने सुने होते हैं। Proteins with more than 1 polypeptide chain have a quaternary structure. ठीक है, अगर एक ही polypeptide chain होगी तो फिर आपके पास quaternary structure नहीं आएगा, ये अपने ज़हन में रखना। So quaternary structure forms when 2 or more polypeptide chains of a protein associate via hydrogen bonds, ionic bonds, hydrophobic interactions, and or disulfide bonds between the R groups of amino acids in the neighboring polypeptide chains. Where in the neighboring, तो ये अब जो है ना वो आप एक पॉलीपेप्टाइड चेन के जो अमीनो एसिड्स के आर ग्रुप्स हैं वो दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के जो अमीनो एसिड्स के आर ग्रुप्स हैं उनसे इंटरैक्ट कर रही होगी, तब आपके पास जो है वो क्या बनेगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। दिस व्हाट वी कॉल एज द quaternary structure. Can myoglobin have a quaternary structure? The answer will be what? Answer will be no, because myoglobin has only what? Because myoglobin has one polypeptide chain. Because myoglobin has one polypeptide. तो उसका tertiary होता है, but quaternary नहीं होता है. Has one polypeptide चेन। ठीक है, तो ये अब आपको समझ नजर आ रही है ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया था, अल्फा हेलिसेस बीटा प्लीटेड शीट बनाए थे। लाइक फिर आपके पास जो है वो टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बना जो आपको नजर आ रहा है ना, ये रेगुलर 3 डायमेंशनल फोल्डिंग। उसके अंदर आपको ये अल्फा हेलिसेस और बीटा प्लीटेड शीट भी जाहिर सी बात है नजर आ रहे होते हैं। और फिर अगर एक प्रोटीन के लेट से प्रोटीन में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा लाइट ग्रे और डार्क ग्रे नजर आ रहा है, 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो फिर वो क्या बनाएंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। लाइक ठीक है, सब लोग जो है वो यहाँ रुक जाएंगे एंड यहाँ तक आपके सिलेबस में आएगा जो अपकमिंग टेस्ट, जो आपका टेस्ट वीक है। So start with globulin and fibrous proteins on Monday inshallah.